क्या एक कलम एक ताकतवर साम्राज्य की तलवार से ज्यादा मजबूत हो सकती है? एक तरफ थी राजदंड की ताकत और दूसरी तरफ कागज पर उतरती स्याही। आज हम भारत के स्वतंत्र प्रेस के उसी ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी में उतरेंगे जहां शब्दों ने ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला दी थी। तो चलिए इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्याही की पहली चिंगारी कैसे जली, फिर बात करेंगे नियंत्रण की उस पूरी सदी की, इसके बाद जानेंगे कि कैसे कलम तलवार बन गई, और फिर उस कुख्यात गैगिंग एक्ट पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि सच बोलने की कीमत क्या थी। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, स्याही की पहली चिंगारी से। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब भारत में अखबार का कॉन्सेप्ट ही एकदम नया था, और जानते हैं इसके पहले ही कदम ने एक ऐसे टकराव की बुनियाद रख दी जो दशकों तक चला। जरा सोचिए, भारत का पहला अखबार छपता है और लड़ाई पहले दिन से ही शुरू। साल था 1780। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया द बंगाल गज़ेट, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो सरकार की तीखी आलोचना करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। और नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर 1782 में सरकार ने अखबार को ही जब्त कर लिया। ये तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले तूफान की एक छोटी सी झलक। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, नियंत्रण की सदी। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ प्रेस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ सरकार उसे काबू करने के लिए एक के बाद एक कानून ला रही थी। मतलब एक तरह की कानूनी रस्साकशी चल रही थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस पूरे उतार चढ़ाव को साफ दिखाती है। देखिए, 1799 में आया सेंसरशिप एक्ट, मतलब कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछो। फिर 1823 में आए लाइसेंसिंग नियम, जिनका सीधा निशाना थे भारतीय भाषाओं के अखबार। हाँ, बीच में 1835 में मेटकाफ एक्ट से एक उम्मीद जगी, थोड़ी राहत मिली, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पाबंदियां फिर से लौट आईं। ये आज़ादी और नियंत्रण के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली जंग थी, सही में। लेकिन उस दौर में मेटकाफ का 1835 का एक्ट सच में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। मतलब ये इतना लिबरल था कि मेटकाफ को एक नाम ही मिल गया, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। और इस छोटी सी आज़ादी का असर देखिए, पूरे देश में अखबारों की जैसे बाढ़ आ गई। यहां से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। अब हम आ गए हैं तीसरे हिस्से में, जब कलम तलवार बन गई। ये वो वक्त था जब राष्ट्रवादियों ने यह समझ लिया कि अखबार सिर्फ खबरें देने के लिए नहीं है, नहीं, ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार बन सकते हैं। देखिए, इन अखबारों का मकसद पैसा कमाना था ही नहीं। इनका एक ही मिशन था, देश सेवा। द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका या फिर मराठी में केसरी, ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये तो सरकार के खिलाफ एक ऐसी मजबूत आवाज बन गए थे जो संसद में भी नहीं गूंजती थी। असल में ये एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इन विचारों की आग सिर्फ बड़े शहरों तक ही थी। जरा कल्पना कीजिए, एक अखबार किसी दूर दराज गांव में पहुंचता है, फिर गांव के लाइब्रेरी या चौपाल पर कोई उसे जोर जोर से पढ़ता है, बाकी सब सुनते हैं, फिर उस पर बातें होती हैं, बहस होती है। बस इसी तरह राजनीतिक चेतना की चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी। अब सरकार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था सेक्शन 124A, मतलब राजद्रोह का कानून। अगर आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन यानी असंतोष फैलाते हैं तो आप गए काम से। लेकिन हमारे पत्रकार भी बड़े होशियार थे, उन्होंने इससे बचने के लिए कमाल के तरीके इजाद किए। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां दमन अपने पीक पर पहुंच गया था। ये है हमारा चौथा हिस्सा, कुख्यात गैगिंग एक्ट। गैगिंग मतलब मुंह बंद करना, और ये सरकार का वही हथियार था जिससे वो हर उठती हुई आवाज को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देना चाहती थी। ये था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसका नाम ही देखिए, वर्नाक्युलर यानी देसी भाषाएं। तो ये सीधा सीधा भारतीय भाषाओं के अखबारों पर एक हमला था। मकसद साफ था, राजद्रोही लेखन का बहाना बनाकर देसी आवाजों का गला घोटते। और इस कानून में भेदभाव तो देखिए, मतलब साफ साफ दोहरापन था। अंग्रेजी प्रेस पर कोई खास असर नहीं, वो सेफ थे। लेकिन जो वर्नाक्युलर प्रेस थी, यानी भारतीय भाषाओं के अखबार, उन पर सारी पाबंदियां थी। उन्हें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी, जो सरकार जब चाहे जब्त कर सकती थी। उनकी प्रेस की मशीनें तक छीनी जा सकती थी। और सबसे खतरनाक बात, मजिस्ट्रेट ने जो फैसला सुना दिया वो फाइनल, आप कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन क्या हमारे पत्रकार इतनी आसानी से हार मान लेते? बिल्कुल नहीं। अमृत बाजार पत्रिका ने जो किया वो तो कमाल ही था, मतलब इतिहास में दर्ज हो गया।
इस एक्ट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया पता है? रातों रात, जी हाँ, ओवरनाइट, पूरे के पूरे बंगाली अखबार को अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। अब एक्ट उन पर लागू नहीं हो सकता था। क्या दिमाग लगाया था। और अब हम इस कहानी के सबसे कह सकते हैं दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, सच की कीमत। यह हिस्सा उन लोगों के बारे में है, उन पत्रकारों के बारे में जिन्होंने सच बोलने के लिए अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। साल 1883, इतिहास में ये तारीख दर्ज है। द बंगाली अखबार के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो पहले भारतीय पत्रकार बने जिन्हें उनके लिखने की वजह से जेल हुई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इस पूरे संघर्ष को एक चेहरा दे दिया। ये बता दिया कि इस लड़ाई में असली लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। और फिर आया वो मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, बाल गंगाधर तिलक का मामला। साल था 1897। इस महान राष्ट्रवादी नेता को सजा सुनाई गई, पूरे 18 महीने के कठोर कारावास की। सरकार का मैसेज एकदम क्लियर था, हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो ऐसे ही कुचल दिए जाओगे। लेकिन क्या तिलक झुके? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब उनकी उस हिम्मत को दिखाता है जो किसी को भी झुका दे। उन्होंने कहा, सरकार ने पूरे देश को ही एक जेल बना दिया है और हम सब कैदी हैं। जेल जाने का मतलब तो बस इतना है कि हम एक बड़ी जेल से निकलकर एक छोटी जेल में जा रहे हैं। और सरकार की ये चाल पूरी तरह उल्टी पड़ गई। वो तिलक को खामोश करना चाहते थे, लेकिन इस जेल ने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। लोगों ने उन्हें एक उपाधि दी, लोकमान्य, जिसका मतलब है वो जिसे लोग मानते हैं, जिसका लोग सम्मान करते हैं। ये पूरा इतिहास हमें आज भी एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोई भी सत्ता, कोई भी हुकूमत सच को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो एक देश की आज़ादी की असली लड़ाई का मैदान कौन सा होता है।